साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1078 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहाँ पे रमाबाई को भूखे रहने के कारण वो भी होश हो जाती है। ये देखने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग थे सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं अचानक से रमा को क्या हो गया। सभी वहाँ पे पानी ला कर के रमा के चेहरे पे छिड़कते हैं तो रमा होश में आ तो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे बैठी हुई थी। उसी समय वहाँ पे बैठे थे मेघनाथ, वो भीमराव जी से कहने लगते हैं कि अरे भीमराव, इतनी कड़कती गर्मी में तुमने पूरा दिन रमाबाई से अखबार भिजवाया और साथ में ये भूखी है और पता नहीं ये कब तक भूखी रहेगी। इससे अच्छा है कि तुम जाओ और किसी विद्यार्थी को ढूंढ के लाओ ताकि तुम्हारी पत्नी रमा खाना खा सके। नहीं तो अगर ये भूखी ज़्यादा देर रहेगी तो हो सकता है रमाबाई मर भी जाएगी। यह सुनने के बाद सभी लोग हैरान तो होते ही हैं, लेकिन साथ में मेघनाथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारे बार रमाबाई को मरने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी भीमराव जी चुपचाप खड़े थे। मेघनाथ वहाँ से ये सब कह के चले तो जाते हैं, लेकिन वहीं पे खड़े भीमराव रमा को समझाते हैं कि रमा, ये कैसे जीत है, छोड़ दो ना और खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और साथ में बहुत कमज़ोर हो जाओगी और ये तुम्हारा कमज़ोरी मेरे लिए सही साबित नहीं हो सकता है। भीमराव जी के समझाने के बाद भी रमा उनकी बात नहीं मानती है, कहती है कि अब मैंने शर्त मान लिया है तो मान लिया है, जब तक कोई पढ़ने नहीं आ जाता है तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। और वहीं पे खड़े जब भीमराव जी रमा को समझा रहे थे तो यह देखने के बाद जुक्कू काका कह रहे थे कि ये दोनों पति पत्नी में गजब ही नौटंकी चलती रहती है। जोश में आकर के एक शर्त मान लेते हैं और दूसरा गिड़गिड़ाने लगते हैं कि नहीं, खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरीके से फिर से वो खाना खा लेते हैं और फिर आगे वही नौटंकी चालू रहती है। ये सुनने के बाद जीजाबाई कहती है कि अरे जोखू बाबू, आप तो एक ही बार ये नौटंकी देखे होंगे और मैं तो सालों से ये नौटंकी देखती आई हूँ। उनकी बात सुनने के बाद वहीं पे खड़ी शोभा काकी कहने लगती है कि अरे जीजाबाई, भीम और रमा की प्यार आपको नौटंकी लग रही है तो आप ही बताइए कि क्या कभी आपका मन नहीं किया है कि आप भी अपने पति से इस तरह से बात करें जिस तरह से भीम और रमा करते हैं। मेरा तो मन बहुत बार किया था, लेकिन क्या करें, मेरा पति इतना ही लालची था, इतना लालची था कि उसके अंदर प्यार का एक कतरा भी नहीं समाया, तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन आपका कभी मन नहीं किया कि आपका भी पति भीम के जैसे बात करे। ये सुनने के बाद जीजाबाई कहती है कि मेरा भी पति तुम्हारे पति के जैसा ही अजीब है। तो जीजाबाई की बात सुन के बुआ कहती है कि जीजाबाई, तुम्हारा पति अजीब नहीं है, तुम अजीब हो। इन सभी को आपस में भाषण करते हुए देख के राम जी कहते हैं कि तुम लोग शांत रहो। वहाँ पे भीम थे, वो भी कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग झगड़िए आपस में मत। फिर उसके बाद राम जी भी रमा को समझाते हैं कि रमा बेटा, ये जिद छोड़ दो और खाना खा लो, नहीं तो और तुम्हारी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। साथ में भीमराव जी और बाकी के जितने भी समर्थक थे उन सभी को समझाते हैं, सभी मिलकर समझाते हैं रमा को कि ये जिद छोड़ देने के लिए कि कब तक भूखी रहोगी और पता नहीं कोई भी आदमी पढ़ना नहीं चाहता है तो इस हालत में कब तक इंतज़ार करती रहोगी। साथ में सभी लोग श्यामला से भी कहते हैं कि श्यामला, तुम भी जाके खाना खा लो, लेकिन श्यामला और रमा दोनों अड़ी हुई थी कि नहीं, खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद रमा घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद रमा के घर के अंदर जाने के बाद राम जी और बुआ भीम से कहते हैं कि भीम बेटा, जाओ और जाके किसी भी आदमी को ढूंढो जो पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, नहीं तो रमा इस तरीके से भूखी रहेगी तो कहीं कुछ भी हो सकता है। रमा और श्यामला कब तक ऐसी भूखी रहेगी, इसीलिए तुम जाओ और किसी आदमी को ढूंढो। इतना सुनने के बाद भीमराव जी के आँख से आंसू तो आने लगता है, लेकिन साथ में वो आदमी को ढूंढने चले जाते हैं जो पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार हो। उनके जाने के बाद जीजाबाई और करुणा जाके फिर से रमा के पास जाती है और उनको
बहुत सारी बातें सुनाने लगती है कि इस तरह से अपने जिद पालती रहती है बराबर, और हमेशा चाहती है कि इनके मन मुताबिक हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और हाँ, अभी तुम्हारा पति इतनी धूप में गया है विद्यार्थी को ढूंढने जो पढ़ने के लिए तैयार हो, और तुम यहाँ पे घर पे अकेली बैठ के आराम करना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो यह सुनने के बाद रमा कहती है कि आई और दीदी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम देख के तो बोला कीजिए। देखिए मेरे हाथ में झोला है और मैं काम पे जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति अकेले परेशान होंगे, ये मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा, इसलिए चलिए मैं काम पे जाने के लिए तैयार हूँ। यह देखने के बाद करुणा कहने लगती है कि चलो ठीक है, काम पे चलो, वैसे भी तुम भूखी हो, और देखती हूँ कि कैसे तुम वहाँ पे तुम एक पल भी आराम कर पाती हो। आज आज जब तक तुम वहाँ पे रहोगी तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा, और मैं हमेशा तुम पे ही नज़र बनाए रखूँगी। वहाँ पे रमा उन सभी से बात करने के बाद चली जाती है कारखाने। वहीं दूसरी तरफ शिशुपाल जी एक आदमी से कह रहे थे कि काका आप चलिए ना, पढ़ना लिखना अच्छा है और वो भविष्य के लिए ठीक होता है। उनको बहुत सारी बातें बताते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरत है आदमी के लिए। तो वो कहने लगते हैं, क्योंकि वो ऊंची जात के थे, वो कहने लगते हैं कि इस उम्र में मैं पढ़ के क्या करूँगा। और शिशुपाल दोबारा से ये मत कहने आना कि पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए पढ़ने, अब मैं पढ़ के क्या करूँगा, इसीलिए दोबारा से पढ़ने की बात मत करना। शिशुपाल उनसे बार बार कह रहे थे पढ़ने के लिए। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि अरे भाई, अगर ये दोबारा आपको पढ़ने के लिए कहे ना तो लाठी उठाइएगा और पीट पीट कर यहाँ से इसको भगा दीजिएगा। ये सुनने के बाद शिशुपाल खुद ही एक लाठी ले आते हैं और मेघनाथ से कहते हैं कि बाबा, एक बार मैं आपके आदमी से मार खा चुका हूँ, दूसरी बार अधिकारी के आदमी आके मार दिए हैं, अब इसके बावजूद भी आप मुझे और पिटवाना चाहते हैं, तो लीजिए लाठी, और जितना पिटवाना चाहते हैं पिटवा सकते हैं। यह सुन के मेघनाथ भावुक हो जाते हैं, क्योंकि शिशुपाल उनका बेटा था, लेकिन उसके बावजूद भी शिशुपाल कहते हैं कि चाहे जितनी कोशिश आप कर लीजिए, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, और मैं हमेशा सभी से ये कहते रहूँगा पढ़ने के लिए। यह सुनने के बाद फिर से मेघनाथ और गुस्सा हो जाते हैं। इस समय वहाँ पे मेघनाथ के आदमी एक बूढ़ी औरत को खींचते हुए वहाँ पे लेकर के आते हैं, और वो औरत बहुत रो रही थी और साथ में मेघनाथ से कह रही थी कि मेघनाथ जी, आपने मुझे कहा था कि मैं बाद में पैसा आपको दे दूंगा, और कि 1 पैसे के ब्याज पे ही आपने मुझे उधार दिए थे, लेकिन अब 2 पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, और अभी तक समय भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप उससे पहले ही पैसे मांगने के लिए इतना बेचैन हो गया है। औरत बहुत रो रही थी और मेघनाथ के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसी समय मेघनाथ एक कागज दिखाते और कहते हैं कि देखो, इस पे पढ़ो कि कितने पैसे के ब्याज पे तुमने मुझसे पैसे लिया था। वो औरत कहती है कि साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और हो सकता है आप कुछ भी लिख दिए होंगे। यह सुनने के बाद शिशुपाल उन काकी को उठाते हैं और कहते हैं कि काकी, मैं अपने बाबा को सालों से जानता हूँ, ये कहते कुछ और है और वकील रख के कुछ भी ये अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, इसीलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। इसीलिए काकी मैं सभी से कहता हूँ पढ़ने के लिए, और आप भी इस उम्र में पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी रहेंगी तो कोई भी आपको इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब भीमराव जी रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ भी एक औरत और एक मर्द दोनों आते हैं और भीम से कहते हैं कि भीमराव, ये मेरे बेटा ने चिट्ठी भेजा है, आज 4 दिन हो गया भेजे हुए। मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी को ढूंढ रहा था, तो जानती ही हो तुम, हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और ऊंची जात से कहूँगा पढ़ने के लिए तो वो गुस्सा में आकर के इस चिट्ठी को फाड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि भीमराव तुम ही पढ़, तो तुम मेरे जात के भी हो और तुम पढ़ना लिखना भी जानते हो, इसीलिए इस चिट्ठी को पढ़ दो। भीमराव जी उस समय उन दोनों से कहते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए। तो औरत कहने लगती है कि भीमराव, अगर तुम इस चिट्ठी को पढ़ दोगे तो ठीक है, लेकिन भाषण मत करो, नहीं तो दो मेरी चिट्ठी, मैं किसी और से पढ़वा लूँगा। तो भीम जी कहते हैं कि इससे रुकिए, मैं पढ़ देता हूँ।
भीम जी उस चिट्ठी पे पढ़ते हैं कि इससे आपका बेटा इस चिट्ठी पे लिखा है कि वो बहुत दिनों से बीमार है और बीमारी में उनको 300 रुपया लगने वाला है। अगर 2 दिन में आप लोग पैसा नहीं भेजे और 2 दिन में आपका बेटा वापस नहीं आया तो आप समझिएगा कि उसका बेटा मर गया है। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत रोते हैं और भीम जी ये भी बताते हैं कि आज तो 4 दिन हो गया इस चिट्ठी को भेजे हुए। अगर आपको पढ़ना लिखना आता तो इतनी देर नहीं होती और आपका बेटा भी खोता नहीं। जब वो दोनों रोने लगते हैं तो उसी समय वहाँ पे रमा आती है और कहती है कि आप दोनों रोइए मत, आपका बेटा भी जिंदा है। तो दोनों कहते हैं कि ये कैसी मजाक है और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा बेटा मर गया है। उसी समय भीमराव जी और अम्मा दोनों उनको समझाते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ने लिखने के लिए कि कभी हो सकता है आपका बेटा बाहर रहता है और कभी भी ऐसी चिट्ठी आ सकती है। इसीलिए आपको पढ़ना लिखना आएगा तो खुद ही उस समय आप इस चिट्ठी को पढ़ सकते हैं, ना कि चिट्ठी पढ़ने के लिए 2-4 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए काका और काकी मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। इतना सुनने के बावजूद भी वो लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे ये तो बाद में ही मालूम चलेगा, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।